हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोसों का यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 2। मतलब हम लोग आज इस चैप्टर का दूसरा क्लास हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिबल का प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्लियर? हम लोग पिछले पिछले क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया होगा कि दृढ़ वस्तु क्या होता है, विरूपक बल क्या होता है कि नहीं, प्रत्यास्थता का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है और प्रतिबल का परिभाषा हमने लिखाया होगा। प्रतिबल का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, कैसी राशि है, ये सारे चीज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कवर किया है। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं वह सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लें। लेक्चर नंबर 1 को देख के वहां से नोट बना के तब आप इस वीडियो को देखे, आज के क्लास को देखे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिबल का प्रकार। तो प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा जो होता है वह होता है स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल और तीसरा होता है आयतन प्रतिबल। तो प्रतिबल के 3 प्रकार यहां लिखेंगे। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिबल। तो प्रतिबल 3 प्रकार के हो गए, अनुदैर्ध्य, अपरूपक और आयतन। क्लियर? अब हम लोग पहला नंबर स्टार्ट करेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल चलिए फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब समझना अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु को या तो दबा रहे हैं या तो उसको खींच रहे हैं, तो वस्तु की लेंथ में परिवर्तन होगा। तो अगर किसी वस्तु के लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी कि अब आपने जो फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स? तो विरूपक बल। आपके द्वारा जो फोर्स लगा वो विरूपक बल है। भले वो विरूपक बल से आप वस्तु को दबा रहे हैं या विरूपक बल से आप वस्तु को खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होगा, लेंथ में चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने फोर्स कितना लगाया
और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि आपने विरूपक बल लगाया एकांक क्षेत्रफल पर, तो विरूपक बल प्रति एकांक क्षेत्रफल को हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे। लेकिन जब अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात होगी तो वस्तु के लंबाई में या तो कमी आएगी या तो बढ़ोतरी आएगी। ठीक है। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं तन्य प्रतिबल और एक को बोलते हैं संपीडक प्रतिबल। मतलब जब आप दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं किसी वस्तु को, तो लंबाई इसकी घट रही है। तो जब लंबाई घट रही होती है तो यहां पर जो प्रतिबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं संपीडक प्रतिबल। और जब आप इसको खींच रहे होते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ रही होती है, तो यहां पर जो प्रतिबल होता है उसको बोलते हैं तन्य प्रतिबल। ठीक है। तो इसकी दो टाइप हो गए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल दो तरह के हो गए। एक को हम लोग बोलेंगे तन्य प्रतिबल, तन्य प्रतिबल, और दूसरा हो गया संपीडक, संपीडक प्रतिबल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं तन्य प्रतिबल को टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तन्य प्रतिबल क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। आप इस वस्तु को ऐसे दोनों तरफ से एक फोर्स लगा के ऐसे खींच दिया, ऐसे, तो यहां पर इस वस्तु के अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलते हैं तन्य प्रतिबल। और फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तन्य प्रतिबल इज इक्वल टू, तन्य प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पर मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट है, जो आपने यहां पे जो हमने लिया है ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट हमने यहां लिया, और अब की बार फोर्स की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, फोर्स की डायरेक्शन को हमने बदल दिया, ऐसे दबा रहे हैं, तो यहां पर इसकी लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। तो यहां पे जो प्रतिबल होगा वो हो जाएगा संपीडक, संपीडक प्रतिबल, और फॉर्मूला वही हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो संपीडक प्रतिबल के कारण वस्तु की लंबाई में कमी आती है और तन्य प्रतिबल के कारण वस्तु के लंबाई में वृद्धि होती है, यही डिफरेंस है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के कारण वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होगी। परिवर्तन का मतलब होता है घटना, अपरिवर्तन का मतलब होता है बढ़ना, भी दोनों होता है। तो जब लंबाई घट रही होगी तो उस समय जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है उसको बोलेंगे संपीडक प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब लंबाई बढ़ रही होती है उस समय जो प्रतिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि तन्य प्रतिबल। क्लियर। चलिए सेकेंड नंबर, मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, किसी भी वस्तु पे अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लग रहा है, इसका मतलब है कि उसके लंबाई में परिवर्तन होगा। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखिए कम से कम हेडिंग को आप लोग इंग्लिश में जरूर नोट करेंगे ताकि यहां से टॉपिक समझ में आएगा। कुछ कुछ ऐसे हिंदी है
जो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन उसको इंग्लिश से आप समझ सकते हैं। हमने बैच स्टार्ट किया है हिंदी मीडियम की बैच। वैसे स्टूडेंट जो नीट की एग्जाम देना चाहते हैं, जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम से, उन विद्यार्थी के लिए हमने हिंदी मीडियम का एक बैच स्टार्ट किया है। हम इंग्लिश मीडियम में भी आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश मीडियम का भी बैच है। क्लियर? तो वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ इस चैनल पे उनके लिए भी क्लास अवेलेबल है। और हिंदी मीडियम बहुत ही डिमांड था बिहार और यूपी के बच्चे का कि सर हमें हिंदी मीडियम से चाहिए, तो हम हिंदी मीडियम से आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल। अब देखिए, अगर किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल लग रहा है या अपरूपक प्रतिबल लग रहा है तो वस्तु में क्या चेंजिंग आएगा, जरा इसको हम लोग समझते हैं। सेकेंड नंबर है स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस कैसे लगता है, ठीक है, और अगर शियर स्ट्रेस यानी कि अपरूपक प्रतिबल लग रहा है तो वस्तु के शेप में यानी आकृति में या फिर इसके आकार में कैसे चेंजिंग आएगा, इन सारी चीजों को यहां पे आप समझिए बोर्ड पे। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ही हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। सपोज हमने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया जिसकी लेंथ मान लीजिए L है, इस सिलेंडर का लेंथ हमने L ले लिया। सपोज ये इसके जो लोअर एंड है यानी कि जो इसके नीचे वाला भाग है इसको हमने फिक्स कर दिया, मतलब हमने एक बेलनाकार वस्तु लिया, इस बेलनाकार वस्तु का जो नीचे वाला भाग है इसको हमने फिक्स कर दिया, बांध दिया। सपोज इनके नीचे वाले वस्तु को हमने बांध कर रोके हुए हैं और इसकी जो ऊपरी भाग है यहां पर हमने एक फोर्स लगाया F जो कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के यहां पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, मतलब ऐसे हमने फोर्स लगाया। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हमने पैरेलल एक फोर्स लगा दिया। अब जैसे आप पैरेलल फोर्स लगाओगे तो इसकी जो डायग्राम है, पैरेलल का मतलब समानांतर हमने एक बल लगा दिया। किस पर? तो इस बेलनाकार वस्तु पर एक समानांतर हमने बल लगा दिया। तो जैसे आप बल लगाएंगे तो इसकी जो आकृति है कुछ ऐसे बन जाएगा। नीचे वाला पार्ट जो इसका है, जो निचला भाग है, वह अभी भी क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, क्योंकि हमने बोला है कि नीचे वाले भाग को हमने बांध कर रखा है ऐसे नीचे वाले। लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो ऐसे झुक जाएगा, ऐसे देखिए ऐसे झुक गया। ठीक है, तो इसमें कुछ
ऊपर वाले भाग में कुछ विस्थापन हो जाएगा ऐसे, और नीचे वाला भाग अभी भी फिक्स है। तो यहां पर जो ये बेलनाकार वस्तु प्रतिबल को महसूस कर रहा है, या इस बेलनाकार वस्तु पे जो प्रतिबल लग रहा है, इस ऐसे केस में, इस स्थिति में, इस प्रतिबल को हम लोग बोलते हैं अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल का भी फॉर्मूला वही होगा क्या? तो कितने आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम लोग परिच्छेद क्षेत्रफल बोलते हैं, परिच्छेद क्षेत्रफल, कटे हुए क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल अगर ए है और इस पे जो बल लग रहा है अगर वो एफ है, तो यहां पे जो अपरूपक प्रतिबल होगा, अपरूपक प्रतिबल, ये अभी भी फॉर्मूला वही होगा क्या? तो बल बटा परिच्छेद क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन यहां पर जो फोर्स लगता है वह सरफेस के समानांतर लगता है, सतह के समानांतर लगता है, ऐसे बोल सकते हैं। सतह के समानांतर, यानी सतह का जो क्षेत्रफल है उसके समानांतर। जैसे एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या एग्जांपल है? मान लीजिए आपके पास एक मोटी बुक है, सपोज आपके पास एक मोटी किताब है। अब क्या कीजिए, किताब को टेबल पे रख दीजिए और उसके ऊपर वाले जो सतह है उस पे आप समानांतर बल लगाइए, तो नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? थोड़ा आगे की ओर खिसक जाएगा। तो यहां पर ये जो बुक जो प्रतिबल को महसूस कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे क्या? अपरूपक प्रतिबल। तो आपका क्या होगा? जो आपकी किताब है उसके ऊपर वाला जो कवर है उसका एरिया होगा, उस एरिया का मान आप निकाल लीजिए कितना है, और आपने जो समानांतर बल लगाया उसकी मान आप पता कर लें, तो क्या हो जाएगा? बल बटा जो सतह का क्षेत्रफल है वो डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे जो आएगा वो कौन सा प्रतिबल होगा? अपरूपक प्रतिबल। क्लियर हुआ? मतलब अपरूपक प्रतिबल लगने से किसी वस्तु की जो आपका वास्तविक आकार है उससे वो झुक जाता है, थोड़ा सा कैसे हो जाएगा? झुक जाएगा। क्लियर? जैसे आप एज्यूम कीजिए ना, जो हमने आपको एनसीईआरटी वाला जो एग्जांपल दिया उसमें क्या, एक मोटी किताब है और आप क्या कीजिए, टेबल पे रख के नीचे वाला पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को ऐसे खिसकाए, उस पर वाले पार्ट पे आप बल लगाइए और वो भी समानांतर, तो देखेंगे क्या हो, नीचे वाला वहीं रहेगा, आगे वाला थोड़ा खिसक जाएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे टाइप पे चलते हैं, तीसरे प्रकार पे। तो तीसरा जो प्रकार है वो है आयतन प्रतिबल या आयतनिक प्रतिबल भी बोल सकते हैं। तीसरा जो टाइप है वो क्या है? आयतन प्रतिबल, हिंदी में बोलते हैं वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आयतन या आयतनिक भी बोला जा सकता है प्रतिबल। अब ये देखिए कि आयतन प्रतिबल कब लगता है और आयतन प्रतिबल लगने से वस्तु के आकार एवं आकृति में क्या चेंजिंग आता है, इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि किसी भी द्रव्य में, किसी द्रव्य पदार्थ में एक वस्तु को हमने रख दिया, जैसे मान लीजिए जल है। जल क्या होता है? द्रव होता है, लिक्विड होता है, और उसके अंदर हमने इस तरह के एक वस्तु को रख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? इस द्रव के
दाब के कारण, मतलब जो लिक्विड का प्रेशर है, द्रव्य का जो दाब है, उसके कारण इस वस्तु की जो आयतन है उसमें कमी आती है। ठीक है। और इस द्रव्य के दाब के कारण एक बल लगता है। द्रव्य के दाब के कारण इस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर एक बल लगता है। ठीक है। और इस बल का जो परिमाण होगा वह सबका समान होगा। ठीक है। क्योंकि जो लिक्विड, आपका जो लिक्विड प्रेशर है उसके कारण जो फोर्स बना, द्रव्य के दाब के कारण जो बल बना, उसका परिमाण प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। क्योंकि सब जगह लिक्विड है तो सभी जगह क्या लग रहे होंगे, एक बल लग रहे होंगे ऐसे। और ये बल कहां से आया, तो लिक्विड के दाब के कारण आया। ऐसे प्रत्येक बिंदु पर आपको ऐसे बल लग रहे हैं। अब देखना, ये जो बल लग रहे हैं ये बहुत छोटी सी एरिया पे लग रहा होगा। चूंकि लिक्विड मॉलिक्यूल के कारण, यानी कि द्रव्य के अणुओं के कारण इस वस्तु पर एक बल लग रहा होगा। और ये जो बल है वो बहुत से छोटी क्षेत्रफल पे लग रहा है। ठीक है। जितने भी बल लग रहे हैं सभी बलों का परिमाण सेम होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रत्येक बिंदु पर समान बल लगा रहा होगा। और ये जो आपके बल है वो कहां से आ रहे हैं, तो द्रव्य के दाब के कारण, लिक्विड के प्रेशर के कारण। अब अगर ऐसा होता है तो वस्तु के आयतन में कमी आती है। मान लीजिए शुरू का आयतन जो है वह भी है। हमने मान लिया कि शुरुआती आयतन इसकी भी है। जैसे इसको इस द्रव्य के अंदर रखा, अब इसकी जो आयतन हो जाएगी वो भी माइनस डेल्टा भी हो जाएगा। भी माइनस डेल्टा भी, इसको पढ़ते हैं हम लोग डेल्टा। ऐसे डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये जो फोर्स होंगे, ये जो बल होंगे, जो वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर लग रहा है, ये जो बल है ये सतह के लंबवत होते हैं। ये जो बल लग रहे हैं वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर सतह के लंबवत होते हैं। और ऐसा होगा तभी जाके वस्तु के आयतन में कमी होगा। तो ये जो बल है वह द्रव्य के दाब के कारण लग रहा है। सभी बिंदुओं पर जो बल का परिमाण है वो एक समान है। और सभी जो बल हैं प्रत्येक बिंदु पर सतह के लंबवत है। कहीं भी निकालेंगे तो ये सभी सतह के लंबवत हैं। ऐसा होगा तो जाके वस्तु के आयतन में कमी आएगा। ठीक है। तो इस समय ये जो वस्तु प्रतिबल को झेल रहा है, ऐसे प्रतिबल को हम लोग बोलेंगे आयतन प्रतिबल। इस समय जो वस्तु स्ट्रेस फील कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर हुआ? ठीक है। ये कब लगेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी आयतन प्रतिबल तब लगता है जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य पदार्थ में रखा जाता है। द्रव्य पदार्थ में रखने से द्रव्य के दाब के कारण वस्तु के प्रत्येक बिंदुओं पर समान बल लगता है। और ये जो बल है वस्तु के सतह के लंबवत होते हैं, जिसके कारण वस्तु के आयतन में कमी आता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए, अब यहां पे जब आयतन प्रतिबल हम लोग निकालेंगे तो आयतन प्रतिबल जो होगा, आयतन प्रतिबल वो किसके बराबर होगा? तो बल अपॉन
क्षेत्रफल। और कैसा क्षेत्रफल? तो छोटी क्षेत्रफल, बहुत छोटी क्षेत्रफल। तो यहां फिजिक्स में हम लोग छोटी क्षेत्रफल यानी कि स्मॉल एरिया को डीए से रिप्रेजेंट करते हैं। डी लगा देने का मतलब है बहुत छोटी क्षेत्रफल, मतलब अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल, वेरी स्मॉल एरिया। क्योंकि यहां पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो बहुत छोटी एरिया पे लग रहा है। तो यहां पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा? छोटी एरिया, अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल। और छोटी क्षेत्रफल को हम लोग फिजिक्स में डीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी डीए लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आयतन प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बटा डीए। और एफ बटा डीए को हम लोग क्या बोलते हैं? आधिक्य, आधिक्य दाब, आधिक्य दाब। यही आयतन प्रतिबल आधिक्य दाब के बराबर हो जाएगा एफ बटा डीए। और आधिक्य दाब को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। आधिक्य दाब को हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो यहां पे आयतन प्रतिबल बोलिए, यही आयतन प्रतिबल आधिक्य दाब के बराबर हो जाएगा। और आधिक्य दाब को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। मतलब आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल इज इक्वल टू एफ बटा डीए। दिस इज इक्वल टू आधिक्य, आधिक्य दाब, आधिक्य दाब। ठीक है, एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर यानी आधिक्य दाब कैसे हम लोग निकालेंगे? तो यहां पर एक लिक्विड दाब यानी कि द्रव्य दाब आरोपित कर रहा है, और इस वस्तु के अंदर मान लीजिए कोई गैस है, तो गैस बाहर की ओर दाब लगा रहा होगा। मान लीजिए इस वस्तु के अंदर, इस वस्तु के अंदर गैस भरा है, तो ये गैस बाहर की ओर दाब लगा रहा होगा, और द्रव्य जो है अंदर की ओर दाब लगा रहा होगा। तो क्या करेंगे? जो लिक्विड लगा रहा है यानी आधिक्य, अगर आपको निकालना है प्रेशर, आधिक्य दाब निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका एफ बटा डीए इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर ऑफ लिक्विड माइनस प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। मतलब जो द्रव्य का दाब है उसमें से जो वस्तु के अंदर मान लो गैस है, तो वस्तु के अंदर जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दोनों का जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं आधिक्य दाब। मतलब वस्तु को यहां पे आपके ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं? वस्तु, वस्तु का दाब, और यहां पे लिक्विड को आप द्रव्य ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एक्सेस प्रेशर लिख सकते हैं। इसको आप डेल्टा पी से भी लिखा जाता है। मतलब द्रव्य के प्रेशर में से वस्तु के द्वारा जो प्रेशर आरोपित किया जा रहा है उसको माइनस करेंगे, वही आधिक्य दाब के बराबर होगा, और आधिक्य दाब को डेल्टा पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आयतन प्रतिबल एफ बटा डीए। ठीक है, और एफ बटा डीए का एक दूसरा नाम होता है आधिक्य दाब, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपका द्रव्य ऐसे नीचे की ओर लगा रहा है दाब, और मान लीजिए इस वस्तु के अंदर गैस है तो ऊपर की ओर लगा रहा है कि नहीं? अब कभी कभी ऐसा होता है बच्चे के दिमाग में क्या चलता है कि सर इसके अंदर अगर गैस नहीं होगा तब क्या होगा? तो गैस नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे आपका लिक्विड के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो सिकुड़ते चला जाएगा, सिकुड़ते चला जाएगा। मतलब ये आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड उस पे प्रेशर लगाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सिकुड़ते चला जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए इसके अंदर आपका गैस भरा है, तो बाहर की ओर एक
दाब लग रहा होगा गैस के कारण, और इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु के द्वारा जो आरोपित किया गया दाब है वो माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका आधिक्य दाब के बराबर एक्सेस प्रेशर के बराबर। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको नोट करते रहिए, नोट्स खुद से बनाइए, नोट करते रहिए, नोट आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रेन यानी कि विकृति क्या होता है, इस पे हम लोग विकृति के तरफ चलते हैं। अभी आपने क्या फिनिश किया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं, तीनों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर लिया, यानी कि स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है वो आपका खत्म होता है। अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो यहां पर लिखेंगे विकृति, लिखिएगा विकृति, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, किसी वस्तु के आकार में कितना परिवर्तन हुआ और इसकी ओरिजिनल आकार कितना था, दोनों की जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। मान लीजिए ये मार्कर है, अभी इस पे कोई भी विरूपक बल नहीं लगा है, तो इस समय जो इसकी आकार है इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक आकार। अब हमने क्या किया, इसको विरूपण बल लगा के खींच दिया या फिर हमने इसको दबा दिया, तो इसके आकार में कुछ परिवर्तन होगा। अब कितना परिवर्तन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं आकार में परिवर्तन। तो जितना आकार में परिवर्तन हुआ उसे अगर वास्तविक आकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं विकृति। तो विकृति क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। किसी वस्तु के आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। मतलब विकृति इज इक्वल टू आकार में परिवर्तन बटा वास्तविक आकार, ठीक है। अब इसको हम लोग यूनिट और डायमेंशन की बात करें, अगर इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करें, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, यानी विकृति बराबर आकार में परिवर्तन बटा वास्तविक आकार, ठीक है। अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, तो सबसे पहले विकृति एक अनुपात है और अनुपात का कोई बीमा और कोई मात्रक नहीं होता है। तो यह बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। तो लिखेंगे विकृति बीमाहीन और मात्रकहीन, बीमाहीन और मात्रकहीन राशि होता है। विकृति इसमें ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे, विकृति बीमाहीन और मात्रकहीन राशि होता है, यानी इसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही इसकी कोई
डायमेंशन होता है। तो किसी भी वस्तु के आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसको विकृति कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति का प्रकार। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे विकृति का प्रकार। विकृति का प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अब विकृति का भी 3 प्रकार होता है। पहला नंबर, फर्स्ट, अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा, अपरूपण विकृति, मतलब शियर स्ट्रेन। और तीसरा, आयतन विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये 3 तरह। क्या क्या हो गया? अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। अब फिर से उसी तरह जिस तरह हमने प्रतिबल के प्रकार को बारी बारी से समझा था, उसी तरह इसको भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, अब देखिए अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर और उस वस्तु के लंबाई में परिवर्तन कर दिया, मतलब ऐसे खींचकर लंबाई बढ़ा दिया या दबाकर लंबाई घटा दिया। ठीक है, तो कितनी लंबाई बढ़ी या कितनी लंबाई घटी, उस लंबाई, जो जितना लंबाई घटा या जितना लंबाई बढ़ा, उसको जो इसकी वास्तविक लंबाई है उससे भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, इसे मान लीजिए यहां पर एक वस्तु है। ठीक है, यहां पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, विरूपक बल लगाया और इसको खींचकर बड़ा कर दिया। मान लीजिए इसकी वास्तविक लंबाई L है और आपने इसको खींचकर बड़ा कर दिया। ऐसे खींचकर आपने इसको बड़ा कर दिया। तो अब इसकी जो लंबाई है मान लीजिए हो गया L प्लस डेल्टा L। तो हम आपसे बोले कि बाबू बताइए इसमें कितना लंबाई बढ़ा, तो आप बोलेंगे डेल्टा L बढ़ा। क्या बोलेंगे बाबू? आप बोलेंगे कि सर इसमें डेल्टा L लेंथ बढ़ गई, क्योंकि इसकी वास्तविक लंबाई L थी और विरूपक बल लगाने के पश्चात इसकी लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L, यानी कि इसकी डेल्टा L लंबाई बढ़ गई। तो अगर हम लोग को इस केस में अनुदैर्ध्य विकृति निकालना है तो कितना होगा? अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L। उसी तरह मान लीजिए आपने क्या किया, 2
विरूपक बल की दिशा बदल के ऐसे कर दिया और आपने दबा दिया इसको एक बल से, तो इसकी अब जो लेंथ मिला, सपोज अब इसकी लंबाई हो गई ऐसे L माइनस डेल्टा L, मतलब अब इसकी लेंथ घट गई, अब इसकी लेंथ घट गई तो कितनी से घटी, तो डेल्टा L से घट गया, यानी कि ओरिजिनल लेंथ L था और अब जो लेंथ है वो L माइनस डेल्टा L हो गया, तो इसके लेंथ में कितनी कमी हुई, डेल्टा L की कमी हो गई। तो यहां पर भी अगर आप अनुदैर्ध्य विकृति निकालेंगे, इस केस में फिर से अगर अनुदैर्ध्य विकृति निकालना हो, कितना हो जाएगा, डेल्टा L बाई, दोनों ही केस में डेल्टा L बाई L। इस केस में डेल्टा L बढ़ा पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में डेल्टा L घटा। तो ये पहला केस ले लेते हैं और इसका ये दूसरा केस ले लेते हैं। तो दोनों ही केस में अगर हमें अनुदैर्ध्य विकृति निकालना है तो डेल्टा L बाई L हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति सेकेंड नंबर अपरूपण विकृति। अब अपरूपण विकृति मतलब शियर स्ट्रेन, हम लोग को शियर स्ट्रेन निकालना है। अभी हमने पढ़ा अपरूपक प्रतिबल, तो जरा देखना फिर से वही डायग्राम को हम एक बार नोट कर रहे हैं कि यहां पर एक बेलनाकार वस्तु है जो हमने आपको अपरूपक प्रतिबल में बताया है। इसकी लेंथ L है और इसके सतह के समानांतर एक बल लगाया F। तो जैसे आप यहां पर F बल लगाएंगे, उसके बाद की जो डायग्राम हमने बताया था ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसके जो निचला हिस्सा है वो हम लोग बांध के रखे हैं, फिक्स कर दिए हैं। ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या किया है, ये खिसक गया है, ये कुछ ऐसे हो गया है। देखिए ऐसे खिसक गया है। यहां पर यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए x है, मतलब यह x विस्थापन इसका x हो गया है, मतलब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका विस्थापन x हुआ है। यहां से ये ऊपर वाला भाग यहां चला गया है। आपका ये जो लेंथ L है यह भी L ही होगा, क्योंकि यही पार्ट ऐसे झुका है। यहां पर मान लो एंगल ये लेंथ L है, यहां पर आपको कुछ एंगल मिलेगा, मान लिया इसकी एंगल फाई है, ये L था, इसकी ऊपर वाली जो भाग है वह विस्थापित हो गई है, कितना से, तो x से, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया। ये एंगल जो बना मतलब ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इस पे पैरेलल फोर्स लगाने से ये ऐसे क्या हुआ है, झुक गया है। तो यहां पर एक एंगल बना फाई। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग शियर स्ट्रेन निकालते हैं,
शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा, कितना अपर पार्ट विस्थापित हुआ, मतलब यहां पे अगर लिखे अपरूपण विकृति इज इक्वल टू कितना विस्थापन हुआ, तो x, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l है। तो उसकी ऊपर वाली भाग जितना विस्थापित हुआ और इसकी जो लंबाई है दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है अपरूपण विकृति। अब जरा देखना, क्या x बटा l, अगर यहां पर 90 डिग्री का एंगल लें तो अगर हम लोग यहां पर tan फाई की बात करें तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा x बटा l किसके बराबर होगा, तो tan फाई के बराबर। अब ये समझो जो फिगर है वो जूम करके बना हुआ फिगर है, बड़ा फिगर हमने बनाया है। एक्चुअल में जो आपका यहां पर एंगल बन रहा होता है वो बहुत छोटी एंगल बन रही होती है, ये समझो कि जूम किया हुआ फिगर है। तो यहां पे जो एंगल बना है वो लग रहा है बड़ा, एक्चुअल में वो बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटी एंगल है। अब जरा देखना मैथ क्या बोलती है कि अगर एंगल बहुत छोटा है, यदि कोण बहुत छोटा हो तो, अगर कोण बहुत छोटा हो तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है और sin थीटा भी लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। कब, जब कोण बहुत छोटा है, मतलब कौन सा कोण, तो थीटा। अगर कोण थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा थीटा के बराबर और sin थीटा थीटा के बराबर, ये मैथ बोल रही है। तो क्या हम लोग यहां पर हमने बोला कि ये एंगल बहुत छोटी है तो tan फाई फाई के बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो यहां पे लिख सकते हैं अपरूपण विकृति इज इक्वल टू x बाई एल इज इक्वल टू फाई, क्योंकि tan फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा नंबर अपरूपण विकृति निकालने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं तीसरा वाला पार्ट इसका, आयतन विकृति। देखते हैं कि आयतन विकृति कैसे निकालते हैं। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, तीसरा हेडिंग लगाएंगे नंबर 3, आयतन विकृति वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेन। फिर से वही हम लोग डायग्राम लेते हैं, जो डायग्राम हमने आयतन प्रतिबल में लिया था। आयतन प्रतिबल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो किसी द्रव्य में रखा गया है, तो इस वस्तु की जो वॉल्यूम है वो घट जाएगी। क्यों घटती है हम लोग एक्सप्लेन किए हैं आयतन प्रतिबल में। मान लीजिए इसकी पुरान जो शुरुआती वास्तविक वॉल्यूम है, जो वास्तविक वॉल्यूम है वो मान लीजिए v है, और जैसे आपने इस लिक्विड में रखा, इस द्रव्य में रखा, इसकी जो आयतन हो गया वो v माइनस डेल्टा v हो गया। मतलब जब ये वस्तु द्रव्य के बाहर था उस समय इसकी आयतन कितनी थी, v थी। जैसे ये वस्तु इस द्रव में आया, इसकी आयतन हो गई v माइनस डेल्टा v। ठीक है,
तो इसकी आयतन कितनी घटी, डेल्टा भी घटी। तो यहां पे अगर हम लोग आयतन विकृति लिखें, आयतन विकृति इज इक्वल टू डेल्टा भी बटा भी। आयतन विकृति इज इक्वल टू डेल्टा भी डिवाइडेड बाई भी। कितना इसका आयतन घटा डिवाइडेड बाई इसका जो वास्तविक आयतन है वो। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग आयतन विकृति निकाल सकते हैं। तो विकृति आपने तीन तरह के, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ डिवाइडेड बाय इसकी वास्तविक लंबाई। उसके बाद आपने अपरूपण विकृति देख लिया कि कितना एंगल से ये झुका हुआ है। एक्चुअल में अपरूपण विकृति क्या है कि जब आप किसी वस्तु के सतह पे बल लगाते हैं और एक सतह उस वस्तु का अगर फिक्स रखते हैं तो वस्तु थोड़ा सा झुक जाता है। वो कितना कोण से झुका उसको हम लोग अपरूपण विकृति बोलेंगे। तो आयतन विकृति क्या है कि किसी वस्तु के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ और इसकी वास्तविक आयतन क्या है वो, मतलब आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वास्तविक आयतन, है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे आयतन विकृति। तीनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हुक्स लॉ की ओर। हुक का नियम क्या है इसको हम लोग समझते हैं। हुक लॉ लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे हुक लॉ, हुक का नियम। लिखेंगे यहां पर हुक का नियम, हुक का नियम, हुक्स लॉ। अब देखिए हुक का नियम क्या है। हुक का नियम तभी एप्लीकेबल है जब वस्तु जो है प्रत्यास्थ की सीमा में हो। प्रत्यास्थ की सीमा से अगर वस्तु बाहर चला जाता है तो वहां पे हुक का नियम फेल कर जाता है। प्रत्यास्थ का सीमा क्या है हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। अगर जो स्टूडेंट इस चीज को समझना चाहते हैं प्रत्यास्थ की सीमा क्या है, वो लेक्चर नंबर 1 टाइप करेंगे। लेक्चर नंबर 1 को आप अच्छे से समझेंगे, वहां पे हमने क्लियर समझाया है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर हुक का नियम तभी एप्लीकेबल होता है जब वस्तु प्रत्यास्थ की सीमा में हो, अर्थात उसकी विकृति छोटी हो, ठीक है। अब देखना हुक का नियम होता क्या है। मान लीजिए आप किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा रहे हैं, मतलब या तो आप वस्तु को खींच रहे होंगे या तो वस्तु को दबा रहे होंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा वस्तु पर प्रतिबल लगेगा उतना ही ज्यादा वस्तु में विकृति उत्पन्न होगा। मतलब हुक का नियम बोलता है कि अगर वस्तु में छोटी विकृति हो रहा है, यानी वस्तु प्रत्यास्थ की सीमा में है, तो उस वस्तु पर प्रतिबल जो होगा विकृति के समानुपाती होगा। तो जितना ज्यादा वस्तु पर प्रतिबल लगेगा उतना ही ज्यादा वस्तु में विकृति होगा, या जितना कम प्रतिबल अगर वस्तु पे लग रहा है उतना ही कम विकृति होगा। लेकिन ये सारी चीज कब होगा, जब वस्तु प्रत्यास्थ की सीमा में रहेगा तब, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं छोटी विकृति के लिए किसी वस्तु पर जो प्रतिबल लगता है वह वस्तु के विकृति के समानुपाती होता है। तो यहां पर लिखेंगे किसी वस्तु पर लगाए गया या लगने वाला प्रतिबल उस वस्तु
में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। यदि वस्तु प्रत्यास्थ की सीमा में हो, मान लीजिए यदि वस्तु प्रत्यास्थ की सीमा में है, तो अगर वस्तु प्रत्यास्थ की सीमा में है तो क्या होगा, प्रतिबल समानुपाती होंगे विकृति के, प्रतिबल समानुपाती विकृति। और इसी को बोलते हैं हम लोग हुक का नियम। प्रतिबल समानुपाती विकृति को हम लोग बोलते हैं हुक का नियम। अब देखिएगा, अब जैसे हम लोग समानुपाती को इक्वल में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो यहां पे जो नियतांक आएगा उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से सूचित करते हैं, और ई को बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्रतिबल बराबर ई गुना विकृति, विकृति, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग ई निकाल सकते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। अब यहां लिख देंगे जहां ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम लोग इसकी ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ, तो प्रतिबल और विकृति का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ, तो कुछ ऐसे आएगा। अगर हम लोग y एक्सिस में प्रतिबल लें और x एक्सिस में विकृति लें तो कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे आएगा, और यहां पर प्रतिबल y एक्सिस में है, विकृति x एक्सिस में है, तो y एक्सिस बटा x एक्सिस, मतलब y अक्ष बटा x अक्ष जो होगा, क्या वो ढलान देता है ग्राफ का, ग्राफ का स्लोप देता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे क्या, तो y अक्ष बटा x अक्ष जो होता है वो ग्राफ का ढलान होता है, स्लोप होता है। तो यहां पर अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस ग्राफ का जो ढलान होगा वह क्या देगा, प्रत्यास्थता गुणांक देगा। तो इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ग्राफ का जो ढलान है, ग्राफ का ढलान, ढलान क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, और ई क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि प्रतिबल बटा विकृति। ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति, है कि नहीं। तो अगर प्रतिबल और विकृति का ग्राफ दिया हुआ है और वस्तु किसमें हो, तो प्रत्यास्थ की सीमा में हो, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, और इस ग्राफ का जो ढलान होगा वो क्या देगा, ई देगा, और ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। तो ये था आपका हुक का नियम, ठीक है। अब आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के, क्योंकि आपका प्रतिबल भी तीन तरह के और विकृति भी तीन तरह के। हम लोग प्रतिबल तीन तरह के पढ़ लिया, विकृति भी तीन तरह पढ़ लिया। इसका मतलब है कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है वह भी तीन तरह के होंगे, वह भी
तीन तरह के होंगे। तो लिखेंगे यहां पर प्रत्यास्था गुणांक का प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए आप इसको क्या करेंगे, पॉज करके नोट कीजिए। लिखेंगे हम लोग प्रत्यास्था गुणांक का प्रकार, प्रत्यास्थता गुणांक का प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखना ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। एक नंबर में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, गुणांक। दूसरा होता है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। और तीसरा होता है, तीसरा नंबर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप जी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दृढ़ता गुणांक जी से। अब देखना जो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है वो क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। या क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, विकृति। अब देखिएगा यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने आपको बताया है फोर्स बटा एरिया, और अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल बाई एल। सॉल्व करेंगे तो एफ गुना एल बटा ए गुना डेल्टा एल, ए गुना डेल्टा एल। ये जाएगा तो ऊपर उलट जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बना, यंग का प्रत्यास्था गुणांक बराबर एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। और हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हमने फॉर्मूला में बता दिया, एफ बटा ए, और अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल बटा एल। तो ये ऊपर चला गया, ये आ जाएगा। उसी तरह दृढ़ता गुणांक जी बराबर क्या हो जाएगा, अपरूपक प्रतिबल
अब बटा अपरूपण विकृति किया जाएगा। तो जी बराबर अपरूपक प्रतिबल फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, और अपरूपण विकृति x बटा L। तो जब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो FL बटा AX, FL बटा AX, या ऐसे भी लिख सकते हैं G बराबर F बटा A और 100 बटा सिंपल 5। चूंकि x बटा L को हमने 5 लिखा था, अब इसको सॉल्व करेंगे तो F बटा A इंटू 5 हो जाएगा। ये सारा चीज हम लोग पीछे देख लिए हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखना यहां पर आयतन प्रत्यास्था गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, B बराबर क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। ठीक है, तो ये B बराबर हो जाएगा आयतन प्रतिबल, क्या हमने लिखा था, डेल्टा P। याद कीजिए आयतन प्रतिबल डेल्टा P, और डेल्टा P क्या आता था, F बटा ds। आयतन प्रतिबल अभी हमने कराया है, F बटा ds को डेल्टा P बोलते हैं, और डेल्टा P को क्या बोलते हैं, आधिक्य दाब या एक्सेस प्रेशर, यही तो आया था। तो डेल्टा P बटा आयतन विकृति डेल्टा V बाई V। अब देखना इसमें कुछ लोचा है, क्या लोचा है समझना, कि जब आपका आयतन विकृति होता है उसमें वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, वॉल्यूम हमेशा घटता है। किसी वस्तु की जब आयतन विकृति होता है उस समय वॉल्यूम हमेशा घटता है, क्योंकि वस्तु को हम लोग किसी द्रव्य के अंदर रखते हैं, और जैसे द्रव्य के अंदर रखते हैं तो द्रव्य के दाब के कारण उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर एक बल लगता है, और ये बल सतह के लंबवत होता है, जिसके कारण इसकी आयतन घट जाती है। तो आयतन कभी बढ़ता नहीं है, आयतन विकृति के समय आयतन हमेशा घटता है। अब मान लो घट रहा है तो डेल्टा V बाई V जो होगा वो निगेटिव होगा, ध्यान से समझेंगे। आयतन घट रहा है यानी फाइनल जो आपका वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो है आपका कम, और इनिशियल वॉल्यूम शुरू का वॉल्यूम है क्या आपका ज्यादा। तो ये आपके वॉल्यूम घटने का मतलब है, वॉल्यूम घटने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगा डेल्टा V वो आएगा निगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, अब आपका कोई भी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कोई भी, चाहे वो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो या फिर दृढ़ता गुणांक हो या फिर आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो, मतलब ऐसे हम बोले कि जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वह सदैव धनात्मक होता है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखना, अब डेल्टा V का मान निगेटिव आ गया तो ये पूरा टर्म हो जाएगा निगेटिव, लेकिन इसको रहना है पॉजिटिव, क्योंकि प्रत्यास्था गुणांक कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहां एक मोड लग जाता है। सॉरी, यहां पे आप माइनस लगा दीजिए, या फिर टोटल में आप क्या कर लीजिए, मोड लगा लीजिए, दोनों बात देखी है। तो यहां पर एक हम लोग लगाते हैं माइनस, जिसके कारण आपका जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है वह धनात्मक बना रहे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रत्यास्था गुणांक जो है वो क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। यहां पे लिख सकते हैं ये क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी वैल्यू तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव नहीं होता है। तो यहां पर आपको एक वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा। इन सब में आप निगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि हो सकता है लेंथ बढ़ रहा हो, जब लेंथ बढ़ रहा होगा उस समय डेल्टा L पॉजिटिव होगा,
हाँ, लेंथ घटने के समय आप माइनस लगा लेंगे डेल्टा एल के समय, इसीलिए यहां पर फाइनल माइनस नहीं लगाएंगे, पता नहीं चलेगा कि घट रहा है या बढ़ रहा है। ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रत्यास्था गुणांक है उसको पॉजिटिव रखना है। तो जब भी आप प्रत्यास्था गुणांक निकालिएगा सब में मोड़ लगा दीजिएगा, मोड़ लगने से वैल्यू हमेशा क्या होगा, धनात्मक देगा। क्लियर हुआ? तो ये था आपका प्रत्यास्था गुणांक का प्रकार। ठीक है, इसके बाद अब एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग यहां पे करेंगे जिसका नाम है पॉइसन रेशियो, पॉइसन अनुपात। क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब एक छोटा सा आप यहां पर हेडिंग लगाएंगे, पॉइसन अनुपात। पॉइसन रेशियो। अब देखना पॉइसन रेशियो क्या है। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक इस तरह का सिलिंड्रिकल एक आपके पास बेलनाकार रॉड है और आप इसको एक फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे आप फोर्स लगाकर ऐसे मान लीजिए लटक गए तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और लंबाई बढ़ने के कारण इसकी जो त्रिज्या है वो घट जाएगी। जैसे आप सोचिए ना कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो बेलनाकार है, तो बेलनाकार है तो जैसे आप इसको बल लगाकर खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी और जो वस्तु की त्रिज्या है या व्यास है वो घटेगा। इसका मतलब क्या है, वस्तु की जो मोटाई है वो कम होगा, वस्तु की लंबाई बढ़ेगी और वस्तु की मोटाई घटेगी। ऐसे समझिए ना, आटा जिसे रोटी बनता है उसको क्या कीजिए, बेलनाकार शेप का बना लीजिए और उसको खींचिए। जैसे जैसे आप खींचेंगे आप देखेंगे उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है वो घट रही है और लंबाई बढ़ रही है कि नहीं? तो इस केस में ऐसे होगा। या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हैं, दूसरा भी केस ले सकते हैं, यहां पर उसी वस्तु को आप फोर्स लगाकर दबा दीजिए। तो इस केस में अगर आप फोर्स लगाकर दबाएंगे तो इसकी मोटाई क्या होगी, बढ़ेगी और लंबाई घटेगी। कर सकते हैं, यानी कि इस केस में कुछ ऐसा बनेगा। सपोज देखिए कुछ ऐसे बनेगा, मतलब थिकनेस क्या हो गया, बढ़ गया, मोटाई बढ़ गई और जो इसकी लंबाई है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले इतना बड़ा लंबा था अभी इतनी छोटी हो गई। इस केस में क्या हुआ है, लंबाई बड़ा है और इसकी जो मोटाई है वो घटा है। मतलब इस केस में रेडियस कम हुआ है, त्रिज्या कम हुआ है और लंबाई बढ़ा है। और इस केस में त्रिज्या बढ़ा है और लंबाई घटा है। तो दोनों ही केस में जब आप पॉइसन रेशियो निकालेंगे तो पॉइसन रेशियो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा से। पॉइसन रेशियो को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है पार्श्व पार्श्व विकृति अब बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य
विकृति। ठीक है। अब पार्श्व विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पार्श्व विकृति का मतलब होता है कि अगर वस्तु के त्रिज्या या व्यास में जो कमी हुई उसके कारण जो विकृति हुआ उसको हम लोग बोलेंगे पार्श्व विकृति, या फिर त्रिज्या या व्यास में जो वृद्धि हुई उसके कारण जो विकृति हुआ उसको बोलेंगे पार्श्व विकृति। ठीक है। और अनुदैर्घ्य विकृति हम लोग पढ़ चुके हैं, लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, बढ़ना या घटना लंबाई का, उसके कारण जो विकृति हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन बटा वास्तविक त्रिज्या को हम लोग बोलेंगे पार्श्व विकृति, डिवाइडेड बाई अनुदैर्घ्य विकृति डेल्टा एल बाई एल, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अनुदैर्घ्य विकृति। अब देखना इसमें भी हम लोग लगाएंगे माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे समझिए। मान लीजिए इस केस में लंबाई बढ़ रहा है तो डेल्टा एल बाई एल तो पॉजिटिव होगा, क्लियर। डेल्टा एल बाई एल पॉजिटिव होगा, लंबाई बढ़ रहा है फर्स्ट केस में। ये दूसरा केस है तो डेल्टा एल बाई एल पॉजिटिव हो गया, मतलब अनुदैर्घ्य विकृति धनात्मक हो गया। लेकिन यहां पर त्रिज्या घट रही है तो डेल्टा एल बाई आर, सॉरी डेल्टा आर बाई आर ऋणात्मक होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। तो त्रिज्या घट रही है तो डेल्टा आर निगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, यानी पार्श्व विकृति क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है कि जो रेशियो होता है आपका उसको हमेशा, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ही जैसा आपका पॉइसन रेशियो है, तो इसका भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, पॉइसन रेशियो भी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव रखना है तो यहां एक माइनस लगाना पड़ेगा फर्स्ट केस के लिए, समझ गए। सेकेंड केस के लिए इसमें डेल्टा आर बाई आर पॉजिटिव है, मतलब पार्श्व विकृति पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें रेडियस बढ़ रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। और इसमें लेंथ घट रहा है, जब लेंथ घट रहा है तो डेल्टा आर बाई आर निगेटिव होगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, होल पूरा नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों ही केस में यहां पर एक साइन माइनस का लेंगे। पहला केस में माइनस किसके कारण आ रहा है, तो पार्श्व विकृति के कारण, मतलब डेल्टा आर बाई आर के कारण। और दूसरा केस में निगेटिव किसके कारण आ रहा है, तो इसके लेंथ के कमी के कारण, मतलब लंबाई में कमी के कारण, यानी अनुदैर्घ्य विकृति के कारण। तो ये आपका वैल्यू पॉजिटिव बना रहे, इसीलिए एक साइन यहां माइनस होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका पॉइसन रेशियो है वह सिग्मा से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर इंटू एल बटा आर इंटू डेल्टा एल, ऐसे उलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो, है कि नहीं, इतना, और ये एल चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ। यानी पॉइसन रेशियो भी हमेशा क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। क्लियर। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, प्रतिबल विकृति ग्राफ, प्रतिबल विकृति ग्राफ या वक्र बोलिए, ठीक है। तो हम लोग का वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।